11th क्लास। आज हम 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, संविधान क्यों और कैसे। इसमें हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस हमारे संविधान से रिलेटेड होंगे। हमारा संविधान क्या है, उसमें कौन क्या क्या चीज़ें हैं, वो संविधान कब बना, कैसे बना, यही सारी चीज़ें होगी हमारी संविधान के बारे में ही है। ये पूरा चैप्टर जो हमारा टोटली संविधान से रिलेटेड है और ये आपका ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि संविधान से हमारे कुछ एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर आपको ध्यान से देखना है, सही से देखिए आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये वाला, ठीक है। इसके सारे MCQ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 14 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 29 अक्टूबर 1948। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभाजन के बाद भारतीय संविधान के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो विभाजन के बाद भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई संविधान सभा में? तो देखिए, हमारे संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी, वो टोटल सदस्यों की संख्या थी 389, ठीक है। लेकिन जब हमारे देश का विभाजन हुआ, दो भारत जो है वो दो हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। तो जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद और जो लोग थे वो पाकिस्तान में चले गए, जिस वजह से क्या हुआ, फिर हमारे जो विभाजन के बाद जो है सिर्फ 299 लोग बच गए थे संविधान सभा में। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। और पहले कितनी थी? विभाजन से पहले कितनी थी? तो 380। तो 389 और विभाजन के बाद कितनी रह गई? तो 299। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की बैठक कितने दिनों तक चली? तो संविधान सभा की पहली बैठक हमारी कब हुई थी? अभी हमने जस्ट पीछे किया है, 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली बैठक हुई थी। और टोटल कितने दिनों तक चली थी संविधान की बैठक? तो 166 दिन तक, 166 दिनों तक चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा जो था हमारा, उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर तो आपको यहाँ सामने दिख ही रहा है, आप लोग डायरेक्ट आंसर भी देख सकते हो। BR अम्बेडकर जो थे, BR अम्बेडकर वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है वैसे, जैसे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, तो परमानेंट अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। परमानेंट मतलब जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो अलग थे, अस्थायी अध्यक्ष अलग थे। और ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन सब क्वेश्चंस में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये याद रखना है आपको कि BR अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ये क्वेश्चन आप कब कर पाओगे? जब आपको पता होगा कि हमारा भारत का जो संविधान है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो फिर हमें इसमें से बताना है कि ये कौन सा गलत लिखा हुआ है, कौन सी विशेषता जो है वो हमारे संविधान की नहीं है। तो देखिए, जिसमें हमारा फर्स्ट दिया हुआ है, यह अर्धसंघात्मक है, यह अर्धसंघात्मक है। तो ये बिल्कुल सही है, हमारा संविधान जो है ये अर्धसंघात्मक है, मतलब पूरी तरह से संघात्मक भी नहीं है, ना ही पूरी तरीके से एकात्मक है। तो हमारा संविधान क्या है? अर्धसंघात्मक है, मतलब आधा संघात्मक है और आधा एकात्मक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह लिखित संविधान है। तो बिल्कुल सही है, भारतीय संविधान जो एक लिखित संविधान है। इसके बाद है, यहाँ संविधान के बदले संसदीय सर्वोच्चता स्थापित की गई है। तो ये जो है ये गलत है। यहाँ देखिए, यहाँ संविधान के बदले संसदीय सर्वोच्चता स्थापित की गई है, मतलब कि संविधान जो है वो कुछ नहीं है, इसके बदले में जो संसद सर्वोच्च है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, संविधान को सर्वोच्चता दी गई है, ना कि संसद को।
यहाँ जो है हमारा संविधान जो है ये सर्वोच्च है सबसे ज़्यादा, संसद उतना सर्वोच्च नहीं है। संसद भी जो है वो संविधान के अनुसार ही कार्य करती है, तो ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे, देख लीजिए फोर्थ, तो हमें गलत ढूंढना था, वैसे तो हमारा गलत मिल चुका है। फोर्थ है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं किया गया था। ये बिल्कुल सही है। डायरेक्ट चुनाव करके जो है हमारे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था। तो हमारा आंसर जो है, हमारा हमारा आंसर ये सही है। यह संविधान सभा के बदले संसदीय सर्वोच्चता स्थापित की गई है, ये वाला गलत लिखा हुआ पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, जब आपने वो संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी तो उस पर लिखा होता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये जो ये लाइनें लिखी होती है ये वही है, उसी को बताना है कि इसमें कौन सा आएगा। तो आपको ये पढ़ के सही बताना है कि कौन सी लाइन जो है वो सही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो इसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा सही है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ सारा चीज़ सेम है। यहाँ संपूर्ण, पहले जो है हमारा संविधान जो था तो उसमें धर्म समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द जो है ये नहीं जोड़े गए थे। ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द जो है नहीं जोड़े गए थे, बाद में आया है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हमारा जो भारत है वो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब इसका पूरी तरीके से अपने ऊपर प्रभुत्व है। दूसरा हमारा भारत जो है वो समाजवादी है, प्लस धर्मनिरपेक्ष भी है। यहाँ किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है। हमारा भारत जो क्या है ये धर्मनिरपेक्ष है, सभी लोग स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को अपनाने के लिए और सभी धर्म को सम्मान दिया जाता है। और हमारा भारत क्या है, लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो हमारी ये लाइन जो है ये सही है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा आंसर ये ग हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और ये कब, देखिए 42वें संविधान, पहले हमारे संविधान में मैंने बताया भी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये नहीं जुड़े हुए थे। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है क्या हुआ था, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था वो प्रस्तावना में। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों का आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी लिख लीजिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है। भारत की जो वो संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। स्टार्ट ही जब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग होती है तो यहीं से स्टार्टिंग होती है, हम भारत के लोग। तो इसका क्या मतलब है ये बताना है। तो ऑप्शन देखिए हमारा क्या है यहाँ, पहला, भारत गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। मतलब कि जो भारत है इसकी जितनी भी प्रभुसत्ता है वो भारत की जनता में निहित है। यहाँ जो हम भारत के लोग हैं इसका मतलब ये है क्या। और सेकंड है यहाँ, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो देखिए हम भारत के लोग जो हमारा लिखा हुआ है प्रस्तावना में, तो क्या है, जो हमारा संविधान है वो भारत के लोगों द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, तो जब उन्होंने संविधान सभा जो बनी, संविधान सभा में जो लोग थे सब लोगों ने मिलकर जब संविधान बनाया तो उसमें संविधान की प्रस्तावना क्या है, पहले आप ये जानेंगे। संविधान की प्रस्तावना जो है वो ये है कि हमारा जो पूरा संविधान है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं जैसे कोई चैप्टर होता है हमारा, तो हम क्या करते हैं उस चैप्टर की समरी हम पढ़ लेते हैं, तो क्या होता है वो पूरा चैप्टर में क्या लिखा हो वो हमें पता चल जाता है। वैसे ही हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना समझिए हमारे पूरे संविधान की समरी है। तो पूरे संविधान की समरी है, तो
वैसे ही उस तो समरी में उसमें क्या बताया उन्होंने कि जो सभी लोगों ने मिलकर लिखा है, तो हम भारत के लोग का मतलब क्या है, मतलब जो हम लोग लिख रहे हैं, जो हम लोग हैं, भारत तो क्या है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। जो भारत की जनता है उन लोगों के बारे में, उन लोगों को इंडिकेट करने के लिए हम भारत के लोग का यूज़ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर जो ये ख है ये सही है हमारा। नेक्स्ट है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो देखिए मैंने कहा था ना आपको, इसमें ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूज भी होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष और प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, B.R. अम्बेडकर। यहाँ आ गया अब हमारा अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा हिंदुओं की एक संस्था है, ये यह कथन किसका है, ये कथन किसने कहा कि संविधान सभा जो है वो एक हिंदुओं की एक संस्था है। तो ये कहा था लॉर्ड वेवल ने। लॉर्ड वेवल ने कहा था कि संविधान सभा क्या है, हिंदुओं की एक संस्था है। नेक्स्ट, किसने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन का बहिष्कार किया था। तो संविधान सभा का जब अधिवेशन हुआ था तो पहले अधिवेशन का बहिष्कार किया था स्वराज पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किस कमीशन ने बनाया था, ये हमें बताना है। तो संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बनाया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान निम्न में से किस अधिनियम पर आधारित है। भारतीय संविधान जो है वो किस अधिनियम पर आधारित है। तो हमारा संविधान जो बना है, जो बनकर तैयार हुआ है 1949 में, तो इससे पहले भी हमारा संविधान 2 बार बन चुका था। एक बार बना था 1919 में और दूसरी बार बना था 1935 में। 2 और अधिनियम बने थे और इससे पहले भी 1858 में बना था। तो ये 3 अधिनियम जो थे 1858, 1919, 1935 तीनों बार बने थे, तो हर बार अलग अलग था। तो हमारा जो संविधान है वो काफ़ी जो है 1935 वाले जो संविधान है उससे बहुत ही मिलता जुलता है। मतलब उसमें से बहुत सारी चीज़ें ली गई है, एग्जैक्ट सेम तो नहीं है लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें ली गई है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे संविधान में किस अधिनियम पर आधारित है, तो वो है 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो ये भी मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद शब्द को जो हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया। तो यहाँ आ जाएगा कनाडा। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को किसने बनाया था। संविधान सभा, भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद, गवर्नर जनरल। तो हमारा संविधान जो है वो किसने बनाया है, संविधान सभा ने बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा। संविधान के दर्शन में शामिल है, जो हमारा संविधान है उसका दर्शन करते हैं जब हम वो देखते हैं तो हमारे संविधान में क्या क्या शामिल है। तो न्याय बिल्कुल सही है, न्याय भी हमारे संविधान में है। स्वतंत्रता भी दी गई है, समानता भी दी गई है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मतलब हमारे संविधान में सब कुछ है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये तीनों ही चीजें दी गई है। संविधान के उद्देश्य का वर्णन कहाँ से मिलता है। संविधान जो है, संविधान में हमारे क्या क्या लिखा गया है, संविधान बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। संविधान की प्रस्तावना में, आपातकालीन धाराओं से,
या हमारे मौलिक अधिकारों से, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रस्तावना। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रस्तावना प्रस्तावना जो है हमारा क्या है, प्रस्तावना हमारा एक समरी की तरह पूरा जो भी हमारे संविधान में क्या बताया गया है, उसका क्या उद्देश्य है, सब कुछ जो है क्या है हमारे संविधान के प्रस्तावना में बताया गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा और लिखित संविधान कहाँ का है? तो देखिए हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारत। लेकिन सबसे पुराना संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का है। लेकिन ये है कि वहाँ ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, वो सिर्फ मौखिक है, वो लिखित नहीं है। और जो अमेरिका का संविधान है वो भी बहुत छोटा है। तो हमारा संविधान जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान भी है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अब बताना है हमारे पास टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। पहले कितने थे? पहले 7 थे, और अब जो है उसमें से एक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है वो पहले हमारे संविधान में था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया और अब टोटल हमारे पास 6 अधिकार बच गए, मौलिक अधिकार। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार ये है मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ये जो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्या है? पहले हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे अब हटा दिया गया। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी यहाँ देख लीजिए आप लोग, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार ये भी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे अधिकार हैं हमारे पास। अगर ये सारे अधिकार हैं, मतलब अगर इन सब में से किसी भी अधिकार का हमारा शोषण होता है या हनन होता है, तो इसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन अगर संपत्ति का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसके लिए हम न्यायालय में अपील नहीं कर सकते अगर ये अधिकार हमसे कोई छीनता है तो मौलिक अधिकार क्या है? वो हमारे मौलिक अधिकार है जो मूल रूप से हमें मिला हुआ, उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो है किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है टोटल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में टोटल जो है, पहले कितने थे? 8 थे। पहले 8 भाग थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए? भारतीय संविधान में अब 12 भाग हो गए, ठीक है। और हमारा जो मौलिक अधिकार है, इसका वर्णन किस भाग में किया गया है? तीसरे भाग में किया गया। मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया? तीसरे भाग में। और नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। नीति निर्देशक तत्व जो है उसका वर्णन किस में है? भाग 4 में है। भाग 4 में किसके बारे में? नीति निर्देशक तत्व के बारे में। और भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के तीसरे भाग में वर्णित कितने तरह के मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं? तो तीसरे भाग में वर्णित, तीसरे भाग में क्या है? तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। तो कितने तरह के जो है मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए? तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम। देखिए 5 तरह के मौलिक अधिकार, 6 तरह के मौलिक अधिकार, 7 तरह के मौलिक अधिकार, 4 तरह के मौलिक अधिकार। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास कितने हैं? टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? टोटल 6 हैं। पहले थे 7 और अब हो गए 6। तो 7 था जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो अब हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। तो इसलिए हमारा जो ये है 6 मौलिक अधिकार, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं वो मूल रूप से जो अधिकार इंसान के पास होना चाहिए, जिसे कोई नहीं छीन सकता। तो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि सरकार को उस पर कुछ प्रतिबंध लगाना पड़ता है कुछ समय के लिए। तो ये प्रतिबंध जो है वो कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति लगा सकती है,
न्यायपालिका लगा सकती है, राष्ट्रपति, ये अधिकार जो है किसे मिला हुआ है ये आपको बताना है, राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को, या फिर राष्ट्रपति और न्यायपालिका दोनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद को। संसद जो है वो किसी ज़्यादा अगर आवश्यकता पड़ती है, अगर लगता है कि ऐसी ज़्यादा आवश्यकता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, वो संसद जो है कुछ अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जाता है। कभी कभी होता है जैसे आपातकाल लग गया, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारे कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से प्राप्त है। तो इसमें बताना है कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है, आर्टिकल्स दिए हुए हैं, तो अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया हमारे, ठीक है। जैसे 14 to 18 क्या है, हमारे समानता के अधिकार के बारे में, 19 में क्या है, स्वतंत्रता में के बारे में बताया गया। तो इसमें से कौन सा है, इसके बारे में हमें बताना है। भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से प्राप्त है केवल भारतीय नागरिकों को। ये बताना है कि ये जो स्वतंत्रता हमें दिया गया है आर्टिकल 19 के द्वारा, ये किसे प्राप्त है, किसे ये स्वतंत्रताएं दी गई है। ओनली जो भारतीय नागरिक हैं उनको, या भारत के जो निवासी हैं उनको, भारत में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति को। तो यहाँ देखिए, भारत केवल भारतीय नागरिक को। अब नागरिक क्या होता है, जो भारत के जो नागरिक है, जिन्हें यहाँ की नागरिकता मिली हुई है, तो जो लोग मूल रूप से भारत के नागरिक हैं उन्हें दिया गया है ये जो है हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं, वो किसके लिए, हमारे भारत के नागरिकों के लिए है, भारत के निवासी। अब देखिए, भारत के निवासी, निवासी से क्या मतलब है, निवासी का मतलब ये नहीं हो जाता कि वो वहाँ का नागरिक है। अब यहाँ कई लोग कुछ सालों के लिए कहीं आकर रह भी सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग भी चाहे तो किसी और देश में जाके कुछ सालों के लिए रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत में आके अगर कुछ लोग अगर रहने लगे यहाँ तो उन्हें भी मौलिक अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही है। अब भले ही दूसरे देशों से अगर लोग आते हैं तो उन्हें भी हम क्या है, उन्हें अगर कोई नुकसान पहुंचाता है या उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो भी जाके न्यायालय में केस कर सकते हैं, वो न्यायालय में जा सकते हैं इसके लिए। लेकिन उन्हें जो मौलिक अधिकार है वो नहीं मिलते। मौलिक अधिकार किसके लिए, ओनली जो भारत के नागरिक है उनके लिए। अब देखिए, भारत में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति को, अब ऐसा भी तो हो सकता है कुछ लोग अगर यहाँ घूमने आए, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो यहाँ भी तो हो सकता है कि अगर यहाँ भी कोई बच्चा पैदा हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा भारत में पैदा होता है तो वो भारत का नागरिक बन जाता है। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा फर्स्ट वाला। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा केवल भारत के नागरिकों के लिए क्यों है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन आप लोगों को सेम ही लग रहे होंगे कि भारत के निवासी, जो भारत में पैदा हो रहा है। तो ये नहीं है कि जो बच्चा भारत में पैदा हो रहा है तो वो भारत का नागरिक ही हो। अब कई बार होता है बाहर से आकर रहने, कुछ महीने के लिए यहाँ रहने के लिए आए, या फिर कई बार लोग घूमने के लिए आए तो यहाँ तो भी यहाँ बच्चा पैदा हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो भारत का नागरिक हो गया। नागरिकता का अलग ही चैप्टर है, इसमें बताते हैं कि भारत लोगों को नागरिकता कैसे मिलती है, तो उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जब मैं वो चैप्टर कराऊंगी तो बता दूंगी। तो ये जो है सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही है, ये आप लोगों को याद रखना है बस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर 4 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, 4 अधिकार दिए हुए हैं, इसमें से बताना है आपको कि मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, पता करना होगा कौन से 6 जो है हमारे मौलिक अधिकार हैं। अगर आपको ये पता है तो जो गलत है वो आप आराम से जो भी ऑड लगे आपको, जो गलत लगे उसे आप हटा सकते हो। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को संपत्ति का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। काम का अधिकार ये जो है ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि काम का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो आप इसके लिए न्यायालय में जाके अपील नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिसके लिए जो चीज़ अगर हमें नहीं मिल रही है तो उसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन काम का जो अधिकार है ये हमारा मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। समानता के अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद जो है 14 से 18, इसमें समानता के अधिकार के बारे में है, ठीक है।
और उसके बाद हमारा आ जाता है 19 से 22, इसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, ऐसे ही बाकी सारा है। तो आप जब सारे सारे अधिकार है, आप लोगों को एक बार लाइन से याद कर लेना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका कि कौन सा अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा है। तो देखिए हमारे पास कितने अधिकार हैं, टोटल 6 अधिकार हैं, जिसमें से जो सबसे लास्ट वाला हमारा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे जो है B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब इसे क्यों कहा है संविधान की आत्मा, क्योंकि देखिए संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये सभी जितने भी अधिकार हमें ऊपर जो 5 अधिकार मिलते हैं, जितने भी हमारे 5 अधिकार हैं, अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। तो अगर न्यायालय में अपील अगर हम कर ही नहीं पाएंगे तो फिर वो हमारा अधिकार फिर तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या हुआ है, इसे कहा है उन्होंने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट है, किसी अवांछित व्यक्ति को किसी पद पर कार्य करने से रोकने के लिए जारी करता है अधिकार परीक्षा, निषेधादेश, उत्प्रेषण रिट, परमादेश। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो है वो जारी करता है किसी भी अवांछित व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया। तो हाँ, ये देखिए हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास कितने हैं, टोटल 6 अधिकार हैं, पहले 7 थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो अब कितने बच गए, 6। तो संविधान में संशोधन जो किया गया, तो किस संशोधन के द्वारा जो है ये 7 से 6 किया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ये आपको बताना है। तो हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसके द्वारा क्या किया गया था, संविधान में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया। नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं, देखिए हमारे पास मौलिक अधिकार दिए गए हैं 6, अभी हमने इसके बारे में इतना पढ़ा है। तो हमारे अगर हमें कुछ अधिकार मिलते हैं तो अधिकार के साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो नागरिकों को क्या है, मौलिक कर्तव्य भी है, साथ में उनका भी कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के लिए करना। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो पहले जब हमारा संविधान बना था मूल रूप से तो उसमें नहीं था। हमारा जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके द्वारा क्या किया गया, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों को आपातकाल में राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है। तो देखिए मौलिक अधिकार को आपातकाल में राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है। तो आर्टिकल जो हमारा 359 है, ये आर्टिकल 359, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो दिया हुआ है मौलिक अधिकार जो है उसको जो है निलंबित किया जा सकता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कुछ दिनों के लिए। जब देश में कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है, जब आपातकाल लगता है, तो उस टाइम पर 359 के अकॉर्डिंग जो है हमारे क्या होता है, आर्टिकल 359 के तहत क्या होता है, हमारे सारे अधिकार जो है वो समाप्त कर दिए जाते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। जैसे क्या होता है, जब आपातकाल लगता है तो हमारा जो है हमें स्वतंत्रता मिली हुई है कि सभा करने का, एक साथ इकट्ठा होकर लोग सभा कर सकते हैं, तो इस अधिकार को छीन लिया जाता है। हमें जो बोलने का अधिकार है, जो हमें अपने विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है, वो भी उस टाइम पर छीन लिया जाता है। कहीं जब आपातकाल लगता है तो हमें क्या होता है, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, कहीं भी एक जगह इकट्ठा होकर लोगों को संगठन बनाने का अधिकार नहीं होता है। तो ये ऐसे अधिकार जो है, ये सारे अधिकार जो हमारे छीन लिए जाते हैं जब कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है जब आपातकाल लग जाता है देश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। देखिए हमारा जो संविधान है उसमें 14 to 18, मैंने अभी आपको बताया था कि 14 to 18 में क्या है, 14 to 18 इसमें हमारा समानता के बारे में, ठीक है। तो
हमारा जो आर्टिकल देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 22। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है? अस्पृश्यता क्या होता है? जो छुआछूत उस टाइम पर ज़्यादा चलता था। तो अस्पृश्यता का जो अंत है वो किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है? तो आर्टिकल 17 जो है हमारा, ठीक है, देखिए आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में जो है क्या दिया गया? हमारा अस्पृश्यता का अंत किया गया, मतलब छुआछूत जो था उस टाइम पर उसका अंत किया गया है आर्टिकल 17 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18। तो देखिए पहले आप ये देख लो, जो जो आपको आता है उसे पहले आप साइड करेंगे। जैसे अभी हमने देखा 14 से 18 में किस में? समानता के बारे में। 14 से 18 में क्या है? समानता के बारे में। तो 14 से 18 तो ये हमारा हो नहीं सकता, ठीक है। फिर क्या 19 से 22? 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किस में किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किस में किया गया? देखिए अनुच्छेद 23 से 24 जो है इसमें क्या हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, तो ये भी नहीं होगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो है हमारा वर्णन किस में किया गया? अनुच्छेद 25 से 28 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे निम्नलिखित में से किन प्रावधानों का संशोधन साधारण बहुमत से संभव नहीं है? देखिए हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन करने का है कि अगर, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है चीज़ें बदलती रहती है, तो अब हमारा संविधान जिस टाइम पर बना था उस टाइम पर हमारे देश की सिचुएशन अलग थी, कंडीशन अलग थी। अब धीरे धीरे जब कंट्री डेवलप होती है तो अलग अलग प्रॉब्लम्स भी आती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें अपने आप को बदलते रहना चाहिए। तो संविधान में जो संशोधन किया जाता है, जो चीज़ पूरी तरीके से हम बदल नहीं सकते, लेकिन क्या है उसमें समय के अनुसार जो है बदलाव किया जाता है, तो हमेशा क्या होता है संशोधन होते रहते हैं, और कई संशोधन अभी तक हमारे संविधान में हो चुके हैं। तो ये जो संशोधन है ये दो तरीके से होता है, एक होता है साधारण बहुमत पे और दूसरा होता है जिसमें विशेष बहुमत लगते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि निम्न में से किन प्रावधानों का संशोधन साधारण बहुमत से संभव नहीं है? तो हम पढ़ते हैं, नए राज्य शामिल करना या उनकी स्थापना करना। कि अगर कोई नया राज्य है उसको शामिल करना है, या क्योंकि देखिए जो साधारण बहुमत जो होता है ना, तो साधारण बहुमत से जो है काफ़ी आसानी से जो है उसमें संशोधन हो जाता है, लेकिन जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है उसमें उसमें आसानी से नहीं हो पाता है विशेष बहुमत में। तो इसीलिए इसमें बताना है हमें कि किस किस में जो साधारण बहुमत से संभव नहीं है, किस में। तो नए राज्य शामिल करना या उनकी स्थापना करना ये साधारण बहुमत से हो जाता है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है हमारा उसमें जो संशोधन करना या अगर उसमें कुछ और करना है तो वो साधारण बहुमत से बिल्कुल नहीं हो पाता। ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो बहुत मेन होता है सभी नागरिक के लिए, इसमें जो है साधारण बहुमत द्वारा जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने टोटल 36 क्वेश्चन करवाए हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वीडियो में टोटल 36 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विषय पर संशोधन के लिए विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? देखिए जो विशेष बहुमत होती है उसमें क्या होता है कि विशेष बहुमत में राज्य का भी समर्थन लिया जाता है। तो कौन सा इसमें पूछ रहा है कि कौन सा टॉपिक है जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? जैसे अभी हमारे इससे पहले वाला भी था उसमें भी यही पूछ रहा था, तो उसमें क्या था, मौलिक अधिकार जो है उसके लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अब एक है राष्ट्रपति, यहाँ देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार, राज्य में उच्च सदन का सृजन, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। तो इसमें जो है हमारा, तो देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है हमारा, इसमें क्या होता है विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो मूल अधिकार है इसमें भी तो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो आप यहाँ कौन सा करेंगे?
तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है इसमें एक तो पहले तो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती ही है, उसके प्लस में क्या होता है, इसमें राज्य का भी समर्थन जो है वो चाहिए होता है, राज्य का भी समर्थन आवश्यक होता है। तो मतलब इसमें क्या है, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत और प्लस में क्या आ जाएगा आपका, राज्य का समर्थन। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। इसमें जो है हमारे विशेष बहुमत प्लस में राज्य का निर्वाचन जो है ये दोनों चाहिए होता है। ठीक है, थैंक्स।